तो गाइस यार फेस्टिवल सीजन आने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन अगर आप ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल कैटेगरी के, तो आपके लिए दिवाली ऑलरेडी चल रही है भाई साहब। हार्ले डेविडसन ने X440 लॉन्च कर रखी है, ट्रायम्फ ने अपने ट्विंस लॉन्च कर रखे हैं 400 वाले, टीवीएस वाले BMW को नया स्टिकर लगा करके बेचने वाले हैं, साथ ही साथ करिश्मा XMR 210 आने वाली है। बची कुची कसर KTM वालों ने पूरी कर दी। 2024 KTM ड्यूक 390 इज हियर, और ये किसी भी एंगल से 390 नहीं लग रही है भाई साहब, ये पूरी की पूरी सुपर ड्यूक दे रहे हैं ये लोग। तो इस वीडियो में इसी मोटरसाइकिल के बारे में जानने वाले हैं, जानेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आए हैं, कौन कौन सी चीजें नई हैं, क्या क्या अच्छा है, और अगर कुछ बुरा अगर थोड़ा बहुत मुझे लगता है तो वो मैं निटपिक करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जब KTM ड्यूक 390 का स्पेशली दिमाग में नाम आता है ना, तो 3.5 लाख के समथिंग बजट पहुंच जाता है। तो ये वाली कहां पर स्टैंड करेगी, इंडिया में कब आएगी, कौन कौन सी चीजें इंडिया में आएंगी या नहीं आएंगी, सब के बारे में बात होने वाली है। तो अगर आप KTM ड्यूक 390 2024 के डिटेल्स जानना चाहते हैं और आप इस वीडियो पर समहाउ लैंड हो गए हैं, तो ये अगर आप पूरी देख लेंगे तो बाकी की आपको कहीं पर भी जाकर के रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट तब तक तो जब तक ये मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च नहीं हो जाती है। वहां तक का काम है वो मैं इस वीडियो में कर दूंगा। तो अब बस ज्यादा नहीं वेस्ट करे बिना सीधा अपनी जो मोटरसाइकिल है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और मूव ऑन करते टाइम ही सबसे पहली जो चीज है वो है इसके लुक्स यार। आई मीन जस्ट लुक एट इट यार। अगर ये एज इट इज मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो दैट विल बी माइंड बॉगलिंग। अब KTM को भी ये बात पता है कि कंपटीशन वो कंप्लीटली हीट अप हो चुका है। इस प्राइस सेगमेंट में 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में बहुत सारी मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हो जाती हैं, और अगर आप थोड़ा सा 3.5 लाख से ऊपर खुद को पुश कर सकते हैं तो आपके पास रॉयल एनफील्ड के ट्विंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जी हाँ, आपको 2 सिलेंडर इंजन मिल सकता है 4 लाख से नीचे नीचे। इजंट दैट क्रेजी? तो कंपटीशन जब इतना हार्डकोर हो तो आपको भाई साहब टाइम टू टाइम अपग्रेड तो करना पड़ेगा। और क्या सॉलिड अपग्रेड करा इन्होंने लुक्स में, स्पेशली जो टैंक के दोनों साइड ये जो श्राउड्स दिए गए हैं, इसमें भी अब की बार इन्होंने बहुत सही काम करा है। देखो जब 2013 में ड्यूक 390 लॉन्च हुई थी ना, तो अगर उसके स्टिकर्स उतार दो और साइड बाय साइड किसी नॉर्मल बंदे को दिखाओ तो 200 और 390 में कोई डिफरेंस नहीं था। सेम RC के साथ था। फिर उन्होंने 125 और लॉन्च कर दी, वो भी सेम दिखने लग गई। 250 और 390 का लुक सेम कर दिया, मतलब एकदम खिचड़ी सी बन गई। तो अभी इन्होंने क्या करा है, 390, 125 और 250 के जो लुक्स हैं उनमें ये जो श्राउड्स हैं इनके जो साइज और जो बल्कि लुक है उसमें थोड़े से चेंजेस करे हैं। तो आप दूर से भी अब फिगर आउट कर पाएंगे कि कौन सी 125 है, कौन सी 250 है, कौन सी 390 है। हालांकि इस डिपार्टमेंट में ये थोड़ा सा और डिफरेंशिएट है वो कर सकते थे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस आती है यार। और 390 लेने वाला बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा फील करता है कि यार मैंने इतने ज्यादा पैसे दिए हैं, हालांकि इक्विपमेंट मिल रहा है, बट फिर भी एक थोड़ा सा जो वो अलग से दिखने वाला जो लुक होता है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी मैं बोलूंगा कि स्लाइटली मिसिंग है। हालांकि इंडिया में मुझे पता है कि जिस हिसाब से KTM अपनी स्ट्रेटजी रखता है, 390 में LED लाइट दे रहे हैं, 125 में नहीं देंगे, 250 में किसी और टाइप की दे देंगे, स्पीडोमीटर में चेंजेस रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर लुक्स वाले डिपार्टमेंट में भी चेंजेस हो जाते तो दैट वुड हैव बीन ए वेरी वेरी वेलकम एडिशन। बट स्टिल जो लुक्स है ना वो माइंड बॉगलिंग है। स्पेशली RC जब लॉन्च हुई थी, जो न्यू जनरेशन RC लॉन्च हो रखी है, उसके लुक्स को देखते हुए तो भाई साहब ये लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब अलग ही लेवल के लुक्स हैं इसके। क्योंकि नई वाली RC के लुक्स मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट नई वाली ड्यूक के लुक्स हैं वो मेरे को 110% पसंद आए हैं। आगे आपको DRL देखने को मिलती है, वो भी 2 पीसेस में है। ऊपर वाला पीस है वो छोटा है, नीचे वाला लंबा है। और जो सीट का डिजाइन है, जो टिरेलिस फ्रेम का डिजाइन इन्होंने चेंज करा है, और एलोइस का जो डिजाइन है वो RC में अच्छा नहीं लग रहा था, बट बिकॉज ड्यूक का जो ओवरऑल लुक है वो ही इतना माचो और बल्कि बना दिया है, तो कहीं ना कहीं जो ये एलोइस का लुक है ये भी समवट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो 5 स्पोक स्टारफिश टाइप जो एलोय पैटर्न है, ये भी कहीं ना कहीं अब कॉम्प्लीमेंट करने लग गया है। तो ओवरऑल लुक्स के डिपार्टमेंट में 10 on 10 मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। हालांकि अगर एक मैं छोटी सी निटपिक करना चाहूं तो इसका जो एग्जॉस्ट है उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से करा जा सकता था, क्योंकि उस पर कीचड़ लगते ही ना वो बहुत ज्यादा गंदा दिखने लग जाएगा। 2-3-4 महीने बाद है ना वो ब्राउन ब्राउन कलर हो जाएगा उसका कुछ हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट लुक्स डिपार्टमेंट में हैंड्स डाउन टू KTM इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स, बहुत शानदार मोटरसाइकिल बनाई है। लेकिन सिर्फ लुक्स से ही काम थोड़े नहीं चलता है। तो अब बात करते हैं हार्ड ऑफ द मैटर, जो कि है इंजन। तो इंजन में भी भाई साहब अब की बार कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस करे हैं। एक चीज मैं KTM की बोलना चाहूंगा, वो KTM बजाज की मिला करके ही लगा लो कि ये लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं।
देखो जब 2013 में 390 आई थी ना, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। इंजन में इश्यूज थे, ओवर हीटिंग के इश्यूज थे, इंजन लिटरली ब्लास्ट हो रहे थे लोगों के, पिस्टन रिंग्स में इश्यूज आ रहे थे, सिलेंडर हेड में इश्यूज आ रहे थे, वाटर पंप ऑयल सील का फेलियर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन धीरे 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 इन्होंने ईयर बाय ईयर, जनरेशन बाय जनरेशन इस इंजन को बहुत बेटर करा है। और ये वाला जो इंजन है ये काफी प्रोमिसिंग लग रहा है, एटलीस्ट ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है। क्योंकि केटीएम ने अपनी जो एक्सपर्टीज है जो कि उन्होंने इतने सालों में गेन करी है, उन सबको यूज करके इस इंजन को रीडिजाइन करा है। इसमें गियरबॉक्स में भी स्लाइट चेंजेस करे गए हैं, ओवरऑल इंजन में थोड़े थोड़े ट्वीक्स हर जगह ही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा इंजन डिस्प्लेसमेंट में। जी हां, पहले 373 सीसी का इंजन आता था, अब उसको बढ़ा करके 399 सीसी का कर दिया है। तो पहले 390 बोलते थे तो दिमाग में, मतलब एंथुसियास्ट जो हार्डकोर एंथुसियास्ट है उनके दिमाग में आता था कि यार ये 390 नहीं है, ये तो 373 है। लेकिन अब देखो बॉस, 390 बोलोगे 399 सीसी मिलेगा आपको। सो डोंट वरी। और इंजन में वैसे कैरेक्टरिस्टिक वाइज चेंजेस नहीं है, वही ओवर स्क्वायर इंजन है, मतलब स्ट्रोक लेंथ कम है, बोर है वो चौड़ा है। तो जो हॉर्स पावर है, जो हुनिगनिज्म है इस मोटरसाइकिल का, वो कहीं नहीं जाने वाला है। मुझे नहीं लगता, हालांकि इन्होंने बोल रखा है कि जो पावर डिलीवरी वो स्मूथ हुई है, बट अभी भी 390 के हिसाब से आई डोंट थिंक कि बाकी की मोटरसाइकिल से अगर आप कंपेयर करोगे, स्पेशली जापानीज से, तो मुझे नहीं लगता उतनी स्मूथ पावर डिलीवरी रहेगी। और होनी भी नहीं चाहिए यार, केटीएम अपने जो अग्रेसिव नेचर है उसी के लिए जानी जाती है। हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बोलते भी हैं ये चीज़, अगर आपने 390 को हैंडल कर लिया तो बॉस आप सुपर बाइक को भी हैंडल कर सकते हो। और वो इसी की वजह से, क्योंकि जो मिड रेंज पंच इस मोटरसाइकिल का आता है, दैट इज नेक्स्ट टू लाइक समथिंग एल्स यार। वो सुपर बाइक टेरिटरी में जाकर ही आप फील कर सकते हो, वो भी ऊपर वाले आरपीएम्स पर। तो हॉर्स पावर और टॉर्क के फिगर्स की ओर सुन लो। तो जो हॉर्स पावर है वो 44 पॉइंट समथिंग रहने वाली है, मतलब मोर और लेस सेम ही है, शायद 1 या 1.5 का समथिंग का डिफरेंस आया होगा। लेकिन टॉर्क में आपको पूरे पूरे 2 न्यूटन मीटर का जो एडवांसमेंट है वो देखने को मिलेगा। 39 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो ये इंजन प्रोड्यूस करने वाला है, विच इज़ रियली नाइस। और कहीं ना कहीं इसकी जो पावर डिलीवरी है उसमें भी थोड़े बहुत ट्वीक्स करे गए हैं। जो पावर है वो लो एंड पर और बेटर करी गई है। थ्रोटल के जो ट्रांजिशंस हैं वो भी थोड़े प्रिसाइज करे गए हैं। हालांकि वो जब चलाएंगे तभी पता चलेगा कितने करे गए हैं, कितने नहीं करे गए हैं। बट अगर ये लोग कुछ क्लेम कर रहे हैं तो उसका 10-20% भी अगर हुआ होगा तो वो भी एक वेलकम एडिशन है। बिकॉज केटीएम ड्यूक 390 इज अ मोटरसाइकिल जिसको आप सिटी में राइड करते हो तो आपको ऑल द टाइम क्लच के साथ खेलना पड़ता है, गियर्स आपको फ्रीक्वेंटली डाउनशिफ्ट करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पावर डिलीवरी, और जैसे कि ये बोल रहे हैं कि गियरबॉक्स में भी इन्होंने थोड़ा बहुत ट्वीक करा है और स्प्रोकेटिंग के साथ भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत खेला ही होगा, तो आई थिंक अगर ये सिटी में लिवेबल मोटरसाइकिल बन जाती है तो इस मोटरसाइकिल का कोई तोड़ ही नहीं है। क्योंकि इससे आप कॉर्निंग तो कर ही सकते हो। और कॉर्निंग से याद आया, जो रोटेशनल मास है बेसिकली होता क्या है, एक तो आपकी पूरी मोटरसाइकिल है जो कि चल रही है, एक उसका रोटेशनल मास है जो कि आपके व्हील्स हैं, आपकी जो रिम्स हैं, आपके टायर्स हैं, आपकी डिस्क प्लेट्स हैं, वो घूमने वाला मास है। तो जो रोटेटिंग मास है उसमें इन्होंने पूरे पूरे 3.5 किलो का वेट रिड्यूस करा है। वो हालांकि आरसी में कर दिया गया था पहले ही, लेकिन ड्यूक के लिए नया है इसलिए बता रहा हूं। तो जो रिम्स है उनको अंदर से खोखला बनाया गया है। हालांकि जो 3.5 किलो वाला जो मास रिडक्शन है उसमें कहीं ना कुछ इंडिया के लिए कम रहेगा, क्योंकि इंडियन रोड्स, इंडियन एनवायरनमेंट और हमारा जो यूज केस है उसके हिसाब से हमने पहले भी देखा है कि 2013 से 2015 के बीच में केटीएम की काफी सारी रिम्स हैं वो क्रैक हुई थी। और उसके बाद में उन्होंने जो मटेरियल है उसको इम्प्रोवाइज करा था और फिर जो रिम क्रैकिंग वाला जो इशू है वो कम हो गया था। तो आई थिंक इंडिया में जब ये लोग ये रिम्स लेकर के आएंगे तो या तो अलॉय में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे या फिर जो ओवरऑल वेट है उसको बढ़ाएंगे, कैसा भी करेंगे, बट आई थिंक दे विल हैव टू डू दिस, अदरवाइज ये रिम्स फिर से क्रैक होंगी अगर ये इतनी ही ज्यादा लाइट वेट रिम्स हैं तो। लेकिन फिर भी यार रोटेशनल मास में कुछ ना कुछ कमी तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी प्रीवियस ड्यूक 390 के कंपैरिजन में, विच इज अ वेलकम एडिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्प्लेट है इसकी, उसमें भी इन्होंने जो चेंजेस हैं वो करे हैं। तो पहले जो डिस्प्लेट है वो हब के, मतलब जहां पर व्हील बैरिंग्स लगते हैं उसके बिल्कुल पास लगती थी, अब उसका गैप है उसको वाइड कर दिया गया है ताकि जो वेट है डिस्प्लेट का वो कम करा जा सके। साथ ही साथ ये मतलब इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हीट डिसिपेशन और जो ब्रेकिंग जो है उसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज कर रही है, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी अगेन एज आई सेड वो टेस्ट करने में पता चलेगा। उसके बाद में जो टायर्स हैं, अब इसमें तो मिशलिन के टायर्स लगे हुए हैं,
लेकिन जितना मुझे पता है इंडियन वेरिएंट में आपको एमआरएफ या अपोलोस देखने को मिलेंगे अगर आप ये मोटरसाइकिल परचेस करने का प्लान कर रहे हो। और अगर इसमें अपोलो एंड एमआरएफ साइड बाय साइड आते हैं तो आप आंख बंद करके अपोलो पे जाना, एमआरएफ पे मत जाना। इसमें आपको WP की सस्पेंशन देखने को मिलेगी आगे और पीछे। आगे 43 mm के जो अपसाइड डाउन फोक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है एडजस्टेबिलिटी। बिल्कुल फ्रंट सस्पेंशन है वो फुल्ली एडजस्टेबल है, एंड सरप्राइजिंगली जो रियर सस्पेंशन है वो भी फुल्ली एडजस्टेबल है। उसमें भी आप प्रीलोड एंड रीबाउंड है वो एडजस्ट कर सकते हो। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि ऑफसेट है, ये ऑफसेट सस्पेंशन बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। तो ऑफसेट सस्पेंशन का एक तो ये फायदा है, दूसरा फायदा ये है कि जो एग्जॉस्ट का जो मफलर है उसकी प्लेसमेंट करने की इनको जगह बनानी थी, वो बन गई। साथ ही साथ एयरबॉक्स इनको बड़ा करना था, तो जो ब्रीदिंग है इंजन की वो अच्छे से और बेटर होने वाली है, तो वो हो पाया। इसलिए इन्होंने जो सस्पेंशन है वो ऑफसेट करी है। साथ ही साथ जो चैसी है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं डिजाइन वाइज, ऑब्वियस सी बात है। और जो स्विंग आर्म है वो भी अब की बार हमें नई देखने को मिलेगी, बिकॉज अब जो रियर सस्पेंशन है उसकी लोकेशन रिवाइज हुई है, तो जो स्विंग आर्म है वो भी रिवाइज हो गई है। साथ ही साथ इसका जो व्हील बेस है वो पुराने वाली 390 के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बोला जा रहा है, तो वो आई थिंक इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंप्रूवमेंट करने में कहीं ना कहीं हेल्प आउट करने वाला है। फ्रंट की जो डिस्क प्लेट है उसका डायमीटर वही रहने वाला है 320 mm। फ्रंट में ब्रेक्स भी आपको 4 पिस्टन ही मिलने वाले हैं, बट पीछे वाले जो ब्रेक्स हैं वो आपको अब की बार डबल पिस्टन में देखने को मिलेंगे, मतलब इनकी वेबसाइट के हिसाब से तो यही है। और इस सेगमेंट में तो शायद ही कोई मोटरसाइकिल है आई थिंक जिसमें पीछे डुअल पिस्टन देखने को मिलते हैं, तो जो वो थोड़ा सा और ज्यादा प्रिसीजन है पीछे वाले ब्रेक में, ब्रेकिंग में, वो आपको देखने को मिलने वाला है। डुअल चैनल ABS और वो सारी चीजें, सुपर मोटो मोड, ये सब चीजें स्टैंडर्ड हैं। आपको इसमें फोन कनेक्टिविटी मिलेगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, आप गाने चेंज कर सकते हो, नेविगेशन मिलने वाला है, राइड बाई वायर थ्रोटल है, इसमें लॉन्च कंट्रोल दे दिया है। लॉन्च कंट्रोल को एक्टिवेट करो, क्लच लो, फर्स्ट गियर डालो, फुल थ्रोटल करो, RPM 7000 RPM पर फिक्स रहेंगे, डंप द क्लच एंड द बाइक विल शूट। तो जो ड्रैग रेसर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी हसल कम हो गई। हालांकि मुझे पर्सनली लॉन्च कंट्रोल वाली जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि एज ए राइडर यही तो चीज़ें होती हैं जो आपको एक मोटरसाइकिल में समझनी होती हैं। और लॉन्च कंट्रोल कोई सेफ्टी फीचर है नहीं, बट हाँ ये मैंडेटरी नहीं है कि आप हर बार यूज़ करो। आप अगर एक अच्छे राइडर हो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप लॉन्च कंट्रोल के बिना भी लॉन्च करना सीख सकते हो। तीनों मॉडल्स में इंटरनेशनल या आपको जो क्विक शिफ्टर है वो ऑप्शनल मिलने वाला है, मतलब आप 125 से 390 तक क्विक शिफ्टर है उसको अलग से खरीद के अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड किसी भी मोटरसाइकिल में आपको क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टैंक कैपेसिटी है वो अभी रिवील नहीं करी गई है, बट आई थिंक जिस हिसाब से इसका डिजाइन है तो 13 लीटर के समथिंग, 12.5-13 लीटर के समथिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं, कोई 1 या 1.5 kmpl का डिफरेंस आएगा। तो जो टैंक रेंज है वो भी पहले जैसी ही रहने वाली है, मतलब आपको 250 किलोमीटर से ऊपर की रेंज तो मिल ही जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। बाकी कुछ लोग 300 प्लस भी निकाल लेते हैं, वो कंप्लीटली आप कैसे राइड करते हो उस पर डिपेंड करता है। कलर ऑप्शंस आपको इसमें 2 देखने को मिलने वाले हैं। एक तो ये ब्लू वाला है जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, लेकिन जिन लोगों को ऑरेंज पसंद है उनके लिए फुल ऑरेंज भी आपको देखने को मिलेगा। और अब इस ऑरेंज से याद आया यार कि इसकी जो सीट हाइट है वो भी एडजस्टेबल है, और ये जो ऑफसेट सस्पेंशन करी है ये सीट हाइट को भी थोड़ा सा बेनिफिट दे रही है। तो आपकी जो स्टॉक सीट हाइट है वो 820 mm है, लेकिन आप उसको 20 mm और ड्रॉप कर सकते हो, मतलब 800 mm आप सीट हाइट कर सकते हो, बिकॉज इसमें बिल्ट इन स्पेसेस हैं। उनको अगर आप रिमूव कर दोगे तो 20 मिलीमीटर आपकी जो सीट है वो और नीचे आ जाएगी। सो जो शॉर्ट राइडर्स हैं जिनको बाइक को मनूवर करने में इशू होते थे उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छा एडिशन है। पिलियन सीट है वो ठीक ठाक लग रही है, हालांकि इन मोटरसाइकिल्स पर पिलियन अगर आप अनटिल और अनलेस आपके पास कोई सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड है या बहुत ही आपका पतला सा दोस्त है तो भले ही, अदरवाइज अगर आप मतलब 60-65 kg से ऊपर के हो तो पीछे वाली सीट है वो 2-4 किलोमीटर के लिए मैक्स टू मैक्स है, उसमें भी आप अनकंफर्टेबल ही फील करने वाले हो। इस वाले मॉडल में आपको ग्रैब रेल्स भी नहीं देखने को मिल रही हैं, लेकिन इंडिया में ग्रैब रेल्स आएंगी। आई जस्ट विश कि वो भद्दी ना आए, जैसे निंजा 300 में अलग से वो लगा के दे देते हैं, MT-15 में लगा के दे देते हैं, वैसे ही ना दें। जो 390 में एग्जिस्टिंग ग्रैब रेल्स आती हैं वो डिसेंट लुकिंग है, वो चलेंगी, लेकिन वो वाली नहीं चाहिए यार। वो साड़ी गार्ड और ग्रैब रेल्स इतनी बुरी लगती हैं, लाते ही उतार के फेंकना पड़ता है और फिर उनके चलान होते हैं, मतलब 100-150 रुपये का चलान आपका कंफर्म है अगर आपने साड़ी गार्ड और ग्रैब रेल नहीं लगा रखी है तो। मतलब ग्रैब रेल का है या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट साड़ी गार्ड का डेफिनेटली 100-150 रुपये का चलान है। एक बार मैंने कटवाया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, और वो प्रॉपर लीगल है, ऐसा नहीं है किसी ने बेवकूफ़ बना दिया था, प्रॉपर उसमें लिख रखा था कि साड़ी गार्ड वाज नॉट इंस्टॉल्ड। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर मैं पिलियन को ही नहीं कैरी कर रहा हूँ तो साड़ी गार्ड का क्या लॉजिक है, बट
ठीक है यार, जो भी है। उसके अलावा मेरी जो नज़र है, उन्होंने दो चीज़ें और फाइंड आउट करी। एक तो है इसका जो कूलेंट रेजर्वोयर है उसकी माउंटिंग इन्होंने चेंज कर दी है। तो पहले कूलेंट रेजर्वोयर समवेयर ओवर हियर आता था और अभी इन्होंने उसकी पोजीशन है वो यहाँ पर कर दी है, मतलब इंजन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर की साइड ऑफसेट। तो ये कितना सही है कितना नहीं है वो पर्सनली इसको देख करके पता चलेगा, क्योंकि इसमें इंसुलेशन वगैरह करी है या नहीं करी है, या फिर टैंक का जो मटेरियल है वही ऐसा हीट रेजिस्टेंट टाइप का बना दिया है। सो दैट इज समथिंग एल्स। उसके अलावा जो फोटोज हैं उनमें देख करके तो लग रहा है कि इसका जो आरएच कवर उसके डिजाइन में चेंजेस हैं, साथ ही साथ जो वाटर पंप के ऊपर जो कवर लगता है उसका जो डिजाइन है उसमें भी स्लाइट जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो यही सब था जो नई वाली 390 है उसके लिए। अब इसमें इंडिया में क्या क्या आने वाला है, सो आई थिंक TFT डिस्प्ले आएगी, बिकॉज इंडियंस को गिमिक फीचर्स काफी पसंद होते हैं। लेकिन जो चीजें नहीं आएंगी वो मुझे लगता है कि जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है फॉर श्योर नहीं आने वाली है। एक तो यही चीज है। दूसरी मुझे लगता है कि इसके जो मिरर डिजाइन हैं वो अलग आएंगे, और जो आपका टेल सेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं ग्रैब हैंडल्स हैं उनको एडजस्ट करा जाएगा। साथ ही साथ जो व्हील्स हैं उनका मुझे लगता है कि वो थोड़े से हैवी आएंगे इंडियन मॉडल के लिए। बाकी लेट्स सी क्या होता है। टायर्स डेफिनेटली नहीं आने वाले मिशलिन वाले, क्योंकि ये गवर्नमेंट का और जो आउट ऑफ इंडिया के टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कुछ सीन चल रहा है, तो उसकी वजह से जो इंपोर्टेड टायर्स हैं वो बहुत ही हार्ड टू गेट हैं, और कंपनीज तो लगा करके नहीं दे सकती फॉर श्योर, क्योंकि उनको तो हर चीज़ लीगली करनी पड़ती है। और उसके अलावा जो प्राइसिंग है अब उसकी बात करें तो मुझे लगता है कि अभी 3 लाख है तो 330 के समथिंग चली जाएगी ये, और बाकी इक्विपमेंट पर डिपेंड करता है क्या चीज़ इसमें से निकालते हैं, क्या चीज़ इसमें एक्स्ट्रा देते हैं, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो कहाँ जाएगी। अब बात करी जाए वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन की, तो देखो यार, अगर आपको एक हुनिगन वाइल्ड रेस मशीन चाहिए तो ये मोटरसाइकिल इज द ओनली ऑप्शन। GT 650 भी आपको इसके जैसी एग्रेसिव और वाइल्ड नहीं लगने वाली है। ये एक USP है इस मोटरसाइकिल की, वो जो सुपर ड्यूक वाला कैरेक्टर है वो है 390 में, और वो डे 1 से है। हालांकि उसको थोड़ा थोड़ा टेम करते हुए ला रहे हैं। ये BS4 में थोड़ा और वो कंट्रोल था, BS6 में और कंट्रोल्ड हो गया, अब इन्होंने डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करा है, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर थोड़ा सा वापस आना चाहिए, आई एक्सपेक्ट दैट। बाकी जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो गला घोट ही रहे हैं सारी मोटरसाइकिल्स का, तो वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लगा मुझे तो, और यही मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस थे इस मोटरसाइकिल को लेकर के। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। अगर मुझे इवेंट में जाने का मौका मिलता है, इस मोटरसाइकिल को चलाने का मौका मिलता है, या फिर कहीं नियर बाई शोरूम पर आती है या कोई भाई खरीदता है, आई वुड लव टू राइड दिस मोटरसाइकिल लाइक आई हैव स्टोलन इट, एंड उस पर रिव्यू भी डेफिनेटली करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो ऑनेस्ट फीडबैक ओपिनियन होगा इस मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग वो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। बट अभी तो लॉन्च में ही टाइम है, सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था यार। आराम से चला करो, सीट बेल्ट लगाया करो, ड्राइव करते हो तो, और बाइक चलाते हो तो हेलमेट तो एटलीस्ट पहना ही करो। बाकी पूरा अगर राइडिंग गियर पहन लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो इस चैनल से जुड़ जाओ, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।